नमस्कार दोस्तों। चलिए हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सब शिक्षण को कवर करेंगे। शिक्षण की आपकी ये आज दूसरी क्लास है। हम सब ईवीएस में विषय वस्तु के साथ साथ अब शिक्षण को भी शुरू किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए हम सब क्लास को शुरू करते हैं। हम सब दोस्तों पर्यावरण शिक्षण में एकीकृत उपागम तक खत्म कर चुके थे। आज हम सब जो कवर करेंगे पर्यावरण शिक्षा को कवर करेंगे। यह क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सभी पॉइंट आपके सीटेट एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। अब हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में समझते हैं। पहला इसे हम तीन प्रकार से समझेंगे। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे हम स्मृति स्तर और परिवेश का परिचय समझते हैं। दूसरा है भावात्मक पक्ष, समझ स्तर, परिवेश के माध्यम से सीखना। और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, जो गतिविधि स्तर है, पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा। अब हम सबसे पहले इसमें समझेंगे दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, इसमें कह रहे हैं जब आपकी कक्षा में बालक सर्वप्रथम आता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालक ज्ञानात्मक पक्ष प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब भी आपके क्लास में कोई बच्चा पहली बार क्लास में आता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसके पूर्व ज्ञान को पता करें। उसको क्या क्या जानकारी है, वह किस चीज़ के बारे में जानता है। वह जब शिक्षक को पता हो जाएगा, उसको जो भी वो क्लास में जो भी गतिविधियाँ कराएं, जो भी पढ़ने का काम कराएं, वह उसको जोड़ कर कराएं। उसे जब पता हो उसके बारे में ही आप अगर बात करेंगे तो बच्चा अच्छे से समझ सकेगा। और कह रहे हैं इसमें बालक के स्मृति स्तर को प्रभावित करते हुए परिवेश परिचय कराना जाना चाहिए। इसमें आप परिवेश से रिलेटेड जो भी चीज़ बताएं वह उसको स्मृति को प्रभावित करें, जो चीज़ वह जानता हो। जैसे आप अभी कुत्ते की बात करें तो कुत्ता जानता है, कुत्ते के बारे में बताएंगे तुरंत समझ जाएगा, हाँ हमारे आरे बगल यह जानवर दिखता है। इसी तरीके से उसको प्रभावित करते हुए कार्य कराना चाहिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को। जैसे यहाँ पे आप बुक देख रहे होंगे, अगर हम बुक को बताना है दोस्तों तो पहले इसको वस्तु का नाम हम बता देंगे, बुक है। उनकी पहचान बताना है, इसकी पहचान बताएंगे, हाँ बुक ऐसी होती है, इस तरीके से होती है, ऐसा होता है, इसमें लिखा जाता है, इसका क्या काम है। इस तरीके से हम बच्चों को बताएंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे समझ सकते हैं। और उनके बारे में बताना, मतलब वही चीज़ बता रहे हैं कि दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। पहले वस्तु का नाम बताओ, फिर उनकी पहचान बताओ, फिर उनके बारे में बताओ इसमें होता क्या है। इस तरीके के ज्ञान को हम ज्ञानात्मक पक्ष में रखते हैं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत। जैसे अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक की बात है, वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकती है, पेन हो गया, कलम हो गया, मतलब वस्तु में आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले नाम बताइए, उसकी पहचान बताइए, फिर उनके बारे में बताना चाहिए बच्चे को। जैसे अब चेयर है, चेयर के बारे में बताइए, हाँ चेयर का यह एक कुर्सी है, इसकी पहचान बताइए, हाँ इसमें 4 घोड़े होते हैं, इस पर बैठा जाता है। फिर इनके बारे में इसकी विशेषता जो है वह सब आप बताइए बालक को, वो बालक अच्छे से समझ सकेगा। अब इसमें हम दूसरा समझते हैं दोस्तों भावात्मक पक्ष। अब अगर हम भावात्मक पक्ष की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानात्मक स्तर पर बालक की पूर्णतः परिपक्व कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह भावात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षा का कार्य करें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो पहला पक्ष है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, उसको जब बालक के अंदर अच्छे से परिपक्व हो जाए तब उसको भावात्मक पक्ष के बारे में जानकारी देना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षण का कार्य करते समय बालक को समझ स्तर को प्रभावित करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि इस स्तर पर बालक को ज़्यादा से ज़्यादा समझ स्तर को प्रभावित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावात्मक, ये बात इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे भावात्मक, यहाँ भावनाओं की बात कर रहा है भावात्मक पक्ष। इस स्तर पर बच्चे परिवेश के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से? परिवेश के माध्यम से सीखते हैं। अतः बालक के जिज्ञासा वाले प्रश्नों के उत्तर सावधानी पूर्वक देना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं इस स्तर पर परिवेश से सीखते हैं। परिवेश जो अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ का जैसा परिवेश होता है वही वैसे, मतलब परिवेश से हर चीज़, वह परिवेश से सीखते हैं। कोई भी चीज़ देखेंगे उसके अंदर
एक छोटे बालक के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा होती है, वो अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बालक के सभी क्वेश्चनों का जवाब बहुत ही सावधानी पूर्वक से देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालक कोई भी क्वेश्चन पूछे, गलत क्वेश्चन है तुरंत आप उसे डांट के बैठा दो, ऐसा नहीं है। वह गलत पूछे या सही पूछे, आपको हर क्वेश्चन का जवाब बहुत सावधानी पूर्वक देना है। हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो उसको गलत वे में नहीं लाना है, आपको हर चीज़ को पॉजिटिव में आंसर देना है। हाँ इसका ऐसा नहीं, इसका यह फायदा, मतलब जो भी हुआ क्वेश्चन पूछे बालक। कह रहे हैं इस स्तर पर बालक में तीव्र कौशल का विकास होता है और शिक्षक को चाहिए कि सकारात्मक कौशल को बढ़ावा दें। वही कह रहे थे दोस्तों कि यहाँ पे निगेटिव वाली बात आपको नहीं करना है, नकारात्मक कोई भी चीज़ नकारात्मक नहीं डांटना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको डांटना नहीं है। इसमें जो है भावात्मक पक्ष में बहुत तीव्र कौशल से विकास होता है और यह सकारात्मक कौशल को बढ़ावा दें। अब इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दोस्तों कि प्रेम की भावना बच्चे के अंतर्गत, दया की भावना, सहनबोध की भावना, परस्पर सहयोग इत्यादि, ये सब भावना जो हैं उसके सकारात्मक पक्ष में आएंगे आपके। जैसे प्रेम हो गया, दया की भावना जैसे जानवरों पर दया दिखाने की भावना दोस्तों, सहनबोध किसी की हेल्प करने की बात हो गई, मदद करने के बाद इस उम्र में बच्चों को बहुत तीव्र गति से विकास होता है दोस्तों। बहुत उनका इस उम्र में बहुत तेज, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। इसलिए इन सब का जवाब आपको बहुत अच्छी से उनको विकसित करना होता है, बहुत अच्छे से जवाब देना होता है ताकि वह किसी चीज़ को नकारात्मक में ना ले। और परस्पर सहयोग की भावना और नकारात्मक कौशल को खत्म करें, जैसे क्रोध, घृणा इत्यादि। और ऐसा नहीं है कि जितने भी बालक हैं सभी के अंतर्गत यही भावना रहेंगे, प्रेम, दया, सहानुभूति, परस्पर सहयोग की भावना ही। कुछ बच्चे रहेंगे जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसको आपको दूर करना होगा दोस्तों। यह जो नकारात्मक कौशल है उसको आप दूर करिए और जो सकारात्मक कौशल है उनको आप और बढ़ावा दीजिए। चलिए हम सब अगला देखते हैं, क्रियात्मक पक्ष दोस्तों। अब क्रियात्मक पक्ष से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्रियात्मक, यहाँ पे आपको क्रिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं उपयुक्त दोनों स्तरों पर शिक्षण का कार्य कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित करते हुए शिक्षण का कार्य करें। दोनों पक्षों की बात करें दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, जब दोनों पे समझ, बालक की समझ अच्छे से अच्छा हो जाएगी फिर आपको क्रियात्मक पक्ष कराना है। क्रियात्मक पक्ष में करना क्या है इसको हम समझते हैं दोस्तों। कह रहे हैं इस स्तर पर बालक को गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किस माध्यम से? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। किसमें? क्रियात्मक पक्ष में। कह रहे हैं कक्षा में विभिन्न प्रकार के जैसे सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों क्रियात्मक पक्ष में कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाएं। कोई भी गतिविधि करा रहे हैं तो खेल के माध्यम से कराएं। उनको आप खेल के माध्यम से कोई भी ज्ञान देंगे वह उनका ज्ञान लंबे समय तक रहेगा। उनको पर्यावरण के बारे में जानकारी देना है तो कोई कार्यक्रम आयोजन कर दें, कोई सभी बच्चों को मिलाकर, ऐसे मतलब जो भी हो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए कोई गतिविधि के माध्यम से खेल कराएं, मतलब इसी तरीके से उनको यह शिक्षा दी जानी चाहिए। यही आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। पहला आपने समझा ज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें हम सबको वस्तुओं का नाम, उनकी पहचान, उनके बारे में बताना था। दूसरा भावात्मक पक्ष था जिसमें हम सब प्रेम, दया, सहनभूत इन सबको बढ़ावा देना था। तीसरा हो गया क्रियात्मक पक्ष जिसमें हम क्रिया के सामाजिक संस्कृत गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा को देना है। अब हम सब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षण की विधियों के बारे में हम समझेंगे दोस्तों। अब इसके बाद पहला है भ्रमण विधि। पर्यावरण शिक्षण की विधियों के बारे में पहला हम सब भ्रमण विधि को समझेंगे। भ्रमण विधि के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। अब अगर भ्रमण विधि से बालक को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं पे टूर पे ले जाकर शिक्षा देना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको कौन कौन सी ध्यान देने योग्य बातें हैं, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना होगा उसको समझना है। कह रहे हैं बालक को अपने साथ भारी बैग लेकर न जाएं। कहने का तात्पर्य है अगर आप किसी बच्चों को टूर पे कहीं पे ले आके जा रहे हैं दूर,
अगर वह भारी बैग ले जाएगा तो उसे चलने में, मतलब कि भ्रमण करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, डोलने में प्रॉब्लम होगी, मतलब वह अच्छे से वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ पाएगा, उसका तो आधा टाइम निकल जाएगा अपने बैग को ही संभालने में। वही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बैग को ले जाने की सलाह दें, कि बस जिसमें आपका कुछ सामग्री आ पाए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बैग ले लें, पूरा ओढ़ना कपड़ा सब उसमें, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पहले किससे बचना चाहिए? भारी बैग से बचना चाहिए। दूसरा करें, बालक को अपने साथ पेन, पेंसिल, नोटबुक, ड्राइंग पेपर लेकर जाना चाहिए। यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है कि बालक को भ्रमण के दौरान कौन क्या क्या ले जाना चाहिए। इसमें जो है आपका पेन, पेंसिल, नोटबुक और ड्राइंग पेपर, यही 4 चीज़ें ले जाना है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा यही आपको 4 ही ऑप्शन लगाना है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ड्राइंग पेपर। अब बाकी आप ले क्या जा रहे हैं इससे नहीं मैटर करता, आपके एग्ज़ाम में क्या पूछेगा। एग्ज़ाम में जब भी पूछे आप यही ध्यान दीजिएगा, यही 4 चीज़ को आपको लगाना है। बालक को अपने साथ पेन, पेंसिल, नोटबुक, ड्राइंग पेपर लेके जाना चाहिए। करें, शिक्षक को चाहिए कि वह जहाँ जाना है क्रियाकलापों के बारे में तैयारी करके चार्ट बनाकर बच्चों को भ्रमण से पूर्व बच्चों के साथ साझा कर लेना चाहिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य दोस्तों, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी घूमना है, पहले आप एक चार्ट बना लें, कैसे जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, किस तरीके से एक साथ सबको चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बच्चों के लेके चले गए भ्रमण विधि पे, बस रुका, सभी बच्चे उतरे, 4 बच्चे इस तरफ भागे, 4 बच्चे वहाँ भागे, 4 बच्चे वहाँ भागे। अगर आप इस सब चीज़ की पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है। वही कह रहे हैं कि जाने से पहले ही आपको चार्ट बना लेना है, कैसे उतरना है, कैसे जाना है, क्या करना है, पूरा चीज़ का एक प्रोफार्मा बना रहे, तब बच्चे को आप अच्छे से भ्रमण करा सकते हैं। अगला करें हैं, चौथा पॉइंट है इसमें दोस्तों, करें चिड़ियाघर। यदि चिड़ियाघर जा रहे हैं तो ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जानवरों के लिए खाना लेकर न जाएं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चिड़ियाघर में जाते समय बच्चे को खाना ले जाएं या न ले जाएं, काफ़ी क्वेश्चन यही रहता है, घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं जानवरों के लिए खाना लेकर न जाएं। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अगर बच्चे भावनाओं में बहकर हाँ चिड़ियाघर जा रहे हैं हम सब घूमने, तो जानवरों को ले जाके खाना खिलाएंगे, इस चीज़ में दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि जानवरों को खाना खिला रहे हैं उस समय हाथ पकड़ लिया या फिर और कोई समस्या हो गई। इसलिए इस चीज़ों से बचना चाहिए। यदि आप चिड़ियाघर जा रहे हैं तो जानवरों के लिए खाना लेकर न जाएं। करें, भ्रमण से वापस आने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वे सामूहिक कक्षा का आयोजन करें और बच्चों से अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करें। अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब यही होता है, आप भ्रमण पे गए, भ्रमण से वापस आने के बाद सभी बच्चों के एक सामूहिक कक्षा का आयोजन करें और सभी बालकों से बोलें, सभी लोग इस भ्रमण के बारे में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या वहाँ पे किया, हर चीज़ को अच्छे से बताना है। इससे फ़ायदा यह होगा दोस्तों, सभी जितने भी बच्चे रहेंगे सभी चीज़ नहीं देख पाते, कुछ बच्चा ये चीज़ देखा, कुछ बच्चा वो देखा, कुछ चीज़ कोई बच्चा, मतलब सभी जब एक दूसरे से साझा करेंगे तो वह समझेंगे हाँ हमने नहीं देखा था, या फिर वह बोलेगा हाँ हम भी देखे थे। इस तरीके से जब सामूहिक कक्षा का आयोजन होगा, जितनी भी जानकारियाँ रहेंगी सभी बालकों के पास पहुँच जाएंगी एक दूसरे से। इस तरीके से करने के बालक के सोचने की क्षमता बहुत ही तीव्र हो जाती है, तुरंत वह दिमाग लगाएगा हाँ हमने भी देखा था। कोई भी बालक कोई भी बताने लगेगा हमने यह जानवर देखा था, तुरंत और सारे बालक सोचने लगेंगे हाँ हमने भी देखा था, इस कलर का जानवर था या करता था। इसलिए ऐसे सामूहिक कक्षों का आयोजन आपको करना चाहिए भ्रमण से वापस आने के बाद। अब हम दोस्तों समझते हैं शिक्षण प्रक्रिया। भ्रमण विधि की शिक्षण प्रक्रिया के बारे में हम सब बात करते हैं दोस्तों। करें, पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है? भ्रमण विधि। भ्रमण विधि जो है पर्यावरण शिक्षण की सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है। इस विधि द्वारा शिक्षण अधिगम का कार्य बालक के वास्तविक परिवेश में ले जाने के लिए किया जाता है। करें, वास्तविक परिवेश में आप बच्चों को इससे वह जो वास्तविक परिवेश से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप कोई भी चीज़ करा रहे हैं, भ्रमण से कराएंगे, उन्हें ले जाके किसी चीज़ के बारे में मान ली जानकारी दे रहे हैं, कोई भी पौधा है
मान लीजिए कि आपके खेत में आरे बगल चाहे जो भी पौधे के बारे में अगर आप बता रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पे छपा रहे हैं, उन सब लिख रहे हैं, मान लीजिए मटर है, मटर के पौधे के बारे में अगर आपको बताना है, आप लिखा रहे हो कि हाँ मटर है, ऐसा है, ये चीज़ होता है, अगर बगल आपका खेत लगा है, आप खेत में क्यों नहीं ले जाके बच्चों को सिखा देते, हाँ देखिए ये मटर पेड़ है, इसमें ऐसे फल लगते हैं, इसका हम सब काम करते हैं। वह आपके क्लास से बताने से जल्दी वहाँ पे वो देख के सीख लेंगे, हाँ ये पेड़ ऐसा होता है, इसका यह कार्य है, आपको जो वहीं आप एक्सप्लेन कर देंगे, सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप जितनी मेहनत आप क्लास में करेंगे उससे आधे मेहनत वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर देंगे, वह तुरंत सीख जाएंगे, वह कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वह भ्रमण से वह देख के सीख रहे हैं। इसलिए करें कि अब वास्तविक परिवेश में ले जाने के लिए किया जाता है, बच्चों को वास्तविक परिवेश से जोड़ता है शिक्षण भ्रमण विधि। कह रहे हैं इसमें बालक घटनाओं या परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। कह रहे हैं इसमें घटनाएं परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। वही कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इसमें जितनी भी वो क्रिया करता है सभी को देखता है, देख के करता है, उसको प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, देख के ही करता है। अवलोकन के द्वारा बालक के अधिगम समझ में विस्तार होता है और सीखा गया ज्ञान बालक के व्यवहार में लंबे समय तक अस्थायी बना रहता है। जब इस प्रकार से आप ज्ञान देंगे बच्चों को तो हम लंबे समय तक बालक में अस्थायी रहेगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जब भी बालक को कोई चित्र के माध्यम से आप ज्ञान देंगे या फिर उसे भ्रमण के माध्यम से ज्ञान देंगे तो वह लंबे समय तक अस्थायी रहेगा। सारी चीज़ें भूल सकता है, लेकिन आप अभी कभी भ्रमण करा दें, वह पूरी लाइफ नहीं भूलता है बच्चा कि हाँ वह हर समय बताएगा कि हमने इस चिड़ियाघर में गए थे, वहाँ पे शेर देखे थे, यहाँ पे गए थे, वहाँ पे बंदर देखे थे। इस तरीके से ज्ञान बालक में लंबे समय तक अस्थायी रहता है। अब कुछ नोट समझते हैं दोस्तों इसके हम। करें घटना परिस्थितियों को गुण दोष के आधार पर देखना अवलोकन कहलाता है। अवलोकन दोस्तों करें घटना परिस्थितियों के गुण और दोष के आधार पर देखना ही क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। अगली विधि हम समझते हैं दोस्तों कहानी विधि। कौन सी विधि? कहानी विधि कौन सा समझते हैं? यह पर्यावरण शिक्षण की दूसरी सबसे प्रभावशाली विधि है। किसने कौन सी? दूसरी सबसे प्रभावशाली विधि है। इसमें जो है बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिवेश की घटनाओं को ऐसे बालक के सामने प्रस्तुत करें जिससे बालक में विषय वस्तु के प्रति रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास हो जाए। कहानी सदैव पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। आप इसमें बालक को जो भी कहानी बताएं वह उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। अभी क्लास में आप कभी भी जब भी आप बच्चों को पढ़ाते होंगे, अगर सिर्फ आप चर्चा भी कर दें, दोस्तों बालकों आज हम सब एक कहानी सुनते हैं, तुरंत सारे बच्चे उत्सुक हो जाते हैं, हाँ हाँ सर सुनाइए सुनाइए। इसी तरीके से करें कि विषय वस्तु और रुचि, जिज्ञासा, कल्पना का विकास होता है। इससे कहानी विधि से बच्चों को जब भी आप पढ़ाएंगे वो बच्चे बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करते हैं। अब कहानी विधि से उसके परिवेश की घटनाओं से जोड़ कर पढ़ाएंगे तो वह बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। यह भी जो है शिक्षण विधि में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, कहानी विधि। यही इसमें आपको यही समझना है कि आपको बालक वर्ष में पूर्व ज्ञान से कोई भी कहानी सुनाएं, आपको कहानी के माध्यम से उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ देना चाहिए और कहानी रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास हो, उस कल्पना रुचि उसका उसमें रुचि उत्पन्न हो और उसके परिवेश घटनाओं से जुड़ी होनी चाहिए। दोस्तों चलिए हम सब आगे देखते हैं। अगला है दत्त कार्य विधि। अब दोस्तों दत्त कार्य को हम सब एक और नाम से जानते हैं, इसे हम गृह कार्य विधि के भी नाम से जानते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में घुमा के जब भी पूछेगा गृह कार्य विधि अगर पूछता है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें दत्त कार्य को ही हम सब गृह कार्य विधि के नाम से भी जानते हैं। कह रहे हैं इसे गृह कार्य विधि भी कहा जाता है। शिक्षक को इस विधि से शिक्षक कार्य करने से पूर्व यह पता करना चाहिए कि कौन सा पाठ बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है, अब बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है बालक को कहाँ तक पढ़ा है, उसको क्या पता है। अभी आपने मान लीजिए बच्चों को दे दिया कि हाँ आप 2 से 10 तक पहाड़ा लिख लाइए, अभी बच्चों को आपको पता ही नहीं कि हाँ गिनती आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है, पहले आपको उसको पूर्व ज्ञान को पता करना है, हाँ उसको गिनती आता है कि नहीं, संख्या चिन्ह पाता है कि नहीं। अगर वो संख्या चिन्ह पाता है तो फिर उस संख्या से रिलेटेड आपको उसको होमवर्क गृह कार्य देना चाहिए। आप उस चीज़ का गृह कार्य ना दीजिए जो उसको पता ही ना हो। जो पाठ बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, गृह कार्य केवल उसी पाठ को दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, आप जिस भी किताब से होमवर्क दे रहे हैं उससे पहले पता कर लें वह उसे पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है कि नहीं, वह पढ़ा है कि नहीं इस चीज़ को, उसी पाठ से आपको होमवर्क देना चाहिए। गृह कार्य हमेशा पाठ के अंग का भाग का दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, एक पाठ का पूरा होमवर्क नहीं देना चाहिए, एक पाठ के एक अंग का देना चाहिए, मतलब एक पॉइंट का देना चाहिए, पूरे पाठ का होमवर्क नहीं देना चाहिए। इस शिक्षण विधि से शिक्षण का उद्देश्य बालक के द्वारा अपने परिवेश का अवलोकन करना होता है। इससे बालक के अधिगम अनुभव में विस्तार होता है और बालक अस्थायी ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। अब सब दोस्तों 3 विधियां समझ लिए। पहला हमने समझा था पहला हमने समझा था भ्रमण विधि, दूसरा कहानी विधि और तीसरा दत्त कार्य विधि। हम सब अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अब समझते हैं किंडरगार्टन विधि। किंडर शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का भाषा का शब्द है दोस्तों? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खेल। इस किंडरगार्टन का अर्थ ही होता है दोस्तों खेल। इस शिक्षण विधि को खेल विधि के नाम से भी जानते हैं। किंडरगार्टन को ही हम दोस्तों खेल विधि के भी नाम से जानते हैं। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मनी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? जर्मनी में किया गया था। इसमें जितने भी पॉइंट लिए गए हैं दोस्तों सभी आपके एग्जाम के पॉइंट वी से ही लिए गए हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट वी से ना हो। सभी पॉइंट एक एक पॉइंट एग्जाम को ही देखते हुए लिए गए हैं। इस विधि का प्रतिपादक फ्रोवेल महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रोवेल महोदय के द्वारा किया गया था। इसमें 3 से 7 वर्षों के बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती है। यह पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है 3 से 7 वर्षों को बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती है। किसमें? किंडरगार्टन विधि में या फिर खेल विधि में। वर्तमान समय में प्ले ग्रुप खेल विद्यालय इसी पर आधारित करके चलाया जाता है। इस विधि से शिक्षण का कार्य शिक्षिका के द्वारा किया जाना चाहिए और उसकी सहायता के लिए एक सह सहायिका भी होनी चाहिए। जिसका कार्य बालक के अभिभावकों से बात करना और सृजनात्मकता का पता लगाना। अगर पूरी इस विधि का निचोड़ हम समझे दोस्तों, इसमें यही कहना है कि यह एक खेल विधि है। इसमें बालक को खेल के माध्यम से ही सिखाना चाहिए। इसमें शिक्षक के द्वारा उसकी सहायता के लिए एक सह सहायिका भी होनी चाहिए और उसका जो सह सहायिका है उसका काम होता है अभिभावकों से बात करना और उनका बालकों के बारे में पता करना कि हाँ बालक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें आपको जो भी शिक्षा देनी है दोस्तों खेल में उनको जानकारी देना है। यह जो है 3 से 7 वर्षों के बालकों के लिए प्रदान की जाती है। अब हम सब इसकी शिक्षण प्रक्रिया को समझते हैं दोस्तों। किंडरगार्टन की शिक्षण प्रक्रिया, जो आपकी कक्षा में सर्वप्रथम बालक आए तो खेल के माध्यम से गीत या संगीत सिखाया जाना चाहिए। वही कह रहे हैं दोस्तों, बालक आपके अगर आप कक्षा में बालक पहली बार आ रहा है उसको खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गीत या संगीत की अभिव्यक्ति से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अंत में बालक को रचनात्मक कार्य कराया जाना चाहिए, जैसे कागज को टुकड़ों को जोड़ना, चित्र को में रंग भरना, दिया सलाई से खिलौना बनाना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जब बालक के मानसिक और शारीरिक विकास हो जाता है तब आपको उनसे रचनात्मक कार्य कराया जाना चाहिए। जैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल दे दें, आप घर से आप ये चीज़ करके लाइए, घर से आप मतलब कुछ भी आप दे सकते हैं कि आप कुछ भी घर का अपने चित्र बना के लाइए या फिर मतलब इसी तरीके से आप कुछ भी उनको
होमवर्क के तौर पे दे सकते हैं। हाँ, कला में घर के आपका चित्र छोटा छोटा बनाइए, या फिर कोई घर का पेड़ है तो उसके बारे में आप चित्र छाप के लाइए। मतलब इसी तरीके से उनको रचनात्मक कार्य आप करा सकते हैं। कह रहे हैं भारत में प्री स्कूल को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अब प्री स्कूल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसको कह रहे हैं 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला प्ले ग्रुप है, दूसरा जूनियर किंडरगार्टन या लेवर किंडरगार्टन, और तीसरा है सीनियर किंडरगार्टन या अपर किंडरगार्टन। अब हम सब दोस्तों समझते हैं मॉन्टेसरी विधि। इस विधि का प्रतिपादन इटली देश की पहली महिला डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया था। यह एक प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक थी। कौन? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने निरंतर प्रयास से इस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। यह शिक्षण विधि मानसिक रूप से मंद बालकों के शिक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मंद बालकों के लिए संबंधित है। इस विधि में शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित है। जब आपकी कक्षा में बालक सर्वप्रथम आए तो शिक्षक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम बालक के ज्ञानेंद्रियों का, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करें और पता करें वह कितना विकसित है और कितना अधिकतम विकसित की जा सकती है। इसके पश्चात अधिकतम विकास का प्रशिक्षण प्रदान करें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर आपके क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ने आ गया, आपने आया, पता नहीं क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, आधा घंटा तक आप अच्छे से पढ़ाएं, पूरी मेहनत से पढ़ाएं, आधे घंटे बाद आपको पता चला कि कोई बच्चा सुन नहीं पाता या फिर कोई बच्चा देख नहीं पाता, फिर वह आपकी आधे घंटे की पूरी पढ़ाई व्यर्थ चली जाएगी। वही यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, आप आएँ तो पहले सर्वप्रथम यही पता करें उन सभी बच्चे सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, हर चीज़ सही है, फिर उसके बाद आप शिक्षण का कार्य करें। ऐसा करने से हर बच्चे के बारे में आपको पता हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप मतलब वही दिक्कत हो जाएगी, आपको पढ़ाने के बाद पता चलेगा तो फिर आपकी शिक्षा बेकार चली जाएगी। ये, और इसको समझिए, यह मानसिक मंद बालकों के लिए है मॉन्टेसरी विधि। कह रहे हैं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने पश्चात शिक्षक को चाहिए कि बालक को इंद्रियों का प्रशिक्षण करें। जब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया, फिर उसके बाद आपको इंद्रियों का प्रशिक्षण करें, जैसे, और पता करें वह कितना विकसित है और कितना अधिकतम विकसित की जा सकती है। इसके पश्चात अधिकतम विकास का प्रशिक्षण प्रदान करें। उपयुक्त दोनों स्तरों का पर प्रशिक्षित कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को पढ़ना, लिखना और उनमें गणितीय क्षमता का विकास करें, जैसे नोटों और सिक्कों का पहचान लेना, नोटों और सिक्कों का पहचान लेना, अपना नाम पढ़ लेना, उसे लिख देना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, अब जब इन चीज़ों का आप विकास कर लेंगे, तब आपको चेक करना चाहिए उपयुक्त दोनों स्तरों। आप पहला दूसरा स्तर अगर उस बच्चे का विकास हो गया, तब आप दोनों स्तरों पर प्रशिक्षित कर लेना कि शिक्षक को चाहिए कि वह बालक पढ़ना, लिखना, उन्हें गणितीय क्षमता का विकास करें। फिर तब आपको चेक करना चाहिए। जब पहला प्रशिक्षण आपने कर लिया, हर चीज़ अच्छे से, दूसरा कर लिया, फिर आपको चाहिए बच्चों का चेक करना चाहिए कि वह नोटों की पहचान कर ले रहे हैं कि नहीं, सिक्कों की पहचान कर ले रहे हैं कि मेरा नाम लिख ले रहे हैं कि नहीं, उसे पढ़ ले रहे हैं कि नहीं, और किसी जानवर के बारे में पता है कि नहीं। मतलब इस चीज़ों के बारे में आपको पता करना चाहिए जब दोनों परीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात। उपयुक्त तीनों स्तरों पर परिपक्व कर लेने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में व्यक्तिगत और सामूहिक समाज का विकास करें। कैसा? व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक विकास करें, जैसे कमरों का व्यवस्थित करना, परस्पर सहयोग के साथ रहना। यहाँ पे यही कह रहे हैं दोस्तों, जब बालक की ये सब चीज़ें विकसित हो जाएंगी, उसे गणना करना आ गया, नाम लिखना आ गया, हर चीज़ में पहचान कर ले रहा है, फिर उस शिक्षक को चाहिए कि अब उसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक विकास करे। जैसे आप किसी का सहयोग करना, दया की भावना दिखाना, साफ सफाई के साथ रहना, इस प्रकार की तब शिक्षा दी जानी चाहिए। कमरों को व्यवस्थित रखना,
मतलब इस प्रकार की शिक्षा आप तब देना चाहिए जब तीनों प्रकार की शिक्षा बच्चे में अच्छे से विकसित हो जाए।